My loving students, I welcome you all in today's session, and today we are going to talk about the first chapter of civics, that is power sharing of class 10th. Okay? आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ये लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। इट विल बी बाइलिंगुअल, मीन्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश यू विल बी गिवन द एक्सप्लेनेशंस। ओके, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू ऑल टू गेट द पॉइंट्स। ओके, but it is necessary for you all. While I am writing something, while I am saying something, you have to be very concentrated regarding to this. Okay, आप सभी को क्या करना होगा, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पर अपने फुल कंसंट्रेशन को रखना है। यू हैव टू बी मच कंसंट्रेटेड ऑन द बोर्ड्स along with my words. आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल हमारे साथ में कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आई गारंटी इट दैट यू विल स्कोर at least 95% marks in the social science of the board examinations. ओके, मेरी ये गारंटी, अगर आपने हमारे साथ में पढ़ाई की, आपने कंटिन्यूस हमारे लेक्चर्स को देखा, आपने कंटिन्यूस हमारे वीडियोस को विजिट किया, और जितने भी हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लाइंस और जो भी टॉपिक्स हमने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, अगर आपने उनको कवर किया हुआ है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप 95% से ज़्यादा नंबर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये हमारी गारंटी है, और ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मीन्स प्रोवोकेशन में या प्रमोशन में नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा करके दिखाया हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ, आप मेरे बहुत सारे फेसबुक पर विजिट करके मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने हमारी नोट्स को और हमारे लेक्चर्स को ठीक से पढ़ करके 98 मार्क्स, 99 मार्क्स और 100 मार्क्स भी गेन किए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप हमारे वीडियोस को ठीक से विजिट करिए, आप उनको देखिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको सोशल साइंस में कोई भी 95 मार्क्स से नीचे कभी नहीं देगा। ओके, सो कम टू द पॉइंट। टुडेज टॉपिक इज द पावर शेयरिंग फ्रॉम सिविक्स ऑफ क्लास 10th, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ओके, इन कंपैरिजन ऑफ other democracies of the world. Okay, so let's have a look over here. First of all, I want to tell you that in this particular session we will cover the topics like power sharing, forms of power sharing, regions of power sharing, and then after majoritarianism, okay, and accommodation in Belgium. We will cover all these points here in this particular chapter. First of all, power sharing, then after forms of power sharing. You know there are 4 forms of power sharing. Power is shared among the different organs of the government. Power is shared among the various levels of the government. Power is shared among different social groups, and power is shared among different political parties. Okay, then after we will come to the point regions of power sharing. What we will see? Regions of power sharing, and there will be 2 specific regions of power sharing that the the philosophers of the democracy have said, or politicians have said. Prudential region and the moral region. We will see about it in details, and then after the last topic will be majoritarianism and accommodation of Belgium. So all these topics will be covered, and you have to be very keen and careful regarding to the topics. Okay. So see here, first of all you should know what is power sharing, because the chapter's heading or chapter's name is the power sharing. So first of all you should know, you must know what is power sharing. Okay, and then after the remaining things will be discussed. क्या बताया हमने आपको कि सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग के बारे में जानना चाहिए कि वास्तव में शक्ति का साझा करना ये है क्या। शक्ति का साझा करना, शक्ति का साझा करने का मतलब क्या होता है, और इसके बाद से हम इसके जो विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न रूप हैं, और इसके जो 2 कारण हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है शक्ति को लोगों में बांट देना, शक्ति को लोगों में शेयर कर देना। क्या करना, बहुत सारे लोगों को शक्ति में मीन्स डिसीजन मेकिंग में उनको शेयर दे देना कि वो भी क्या करें, डिसीजन मेकिंग में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कंट्री के गवर्नेंस में अपना कंट्रीब्यूशन करें। इसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। जब कोई इस तरह का प्रपोजल, जब कोई इस तरह की शेयरिंग,
जब कोई इस तरह की आइडियोलॉजी अपनाई जाती है कि लोगों को जो शक्ति है, इन शक्ति का मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, शक्ति का मतलब शासक, शासन, ठीक है, पावर मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को परमिशन दे दी जाती है, जब किसी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इजाज़त दी जाती है या फिर उसको शेयर दे दिया जाता है, उसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? किसको हम देंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, यू नो दिस इज द फिलोसफी, दिस इज द फिलोसफी ऑफ द चैप्टर। तो आपको इनके बारे में ठीक से समझना है कि वास्तव में फिलोसफी इस चैप्टर की है क्या, ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपसे क्या बताना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्योंकि बुक का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी टू ऑल। अब जब हर एक डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है तो पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए, है ना, मैंडेटरी पावर शेयरिंग भी होना चाहिए, हर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर का शेयर होना चाहिए। तो यही पावर शेयरिंग बोलता है कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करिए, आप पावर को शेयर कर दीजिए किन लोगों में, जो उस कंट्री के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, उनमें आप पावर को शेयर कर दीजिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, पावर शेयरिंग इज द स्ट्रेटजी, व्हाट, पावर शेयरिंग इज द स्ट्रेटजी wherein all the major segments of the society are given permanent share of power in the governance of the country। बात समझ में आई सबको? एक बार फिर से सुनिए, पावर शेयरिंग इज द स्ट्रेटजी wherein, क्या मतलब हुआ, पावर शेयरिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा तरीका है जहां पर क्या किया जाता है, wherein all the major segments of the society, समाज के जितने भी बड़े तबके हैं, बड़े तबके का मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, शक्ति का मीन्स विल बी गिवन परमानेंट शेयर ऑफ द पावर, उनको शक्ति में क्या किया जाएगा, परमानेंट शेयर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर शेयर दिया जाएगा, किस लिए, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द country। Okay, so once I will write the definition over here, then it will be much clear to you, and you will also write the definition with me, because the making of notes is very important during the examination time. The note is very essential, you know, so you have to make the notes with me also. So write the definition first. Power sharing, it is the power sharing is the strategy wherein all the major segments power sharing is the strategy wherein all the major segments, I hope it will be invisible, so you can write in the words, okay, wherein all the major segments are given permanent share of power, permanent share of power in the governance of the country, in the governance of the country। Is that clear? बात समझ में आ गई, इससे क्या होता है, हमने डेफिनेशन को और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, माई टारगेट इज टू मेक यू लर्न इन द लेक्चर। हमारे टारगेट में क्या है, मैं चाहे क्लास में पढ़ा रहा हूँ या फिर यहाँ पर मैं वीडियोस के लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों में ही मेरे ये ओपिनियंस होते हैं कि मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर आपको ये चीज़ें मोर देन 99% लर्न करा दूँ। आई होप यू विल बी गेटिंग द पॉइंट्स। एक बार और समझ लीजिए, ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हमने ये बताया पावर शेयरिंग क्या है, इज एन स्ट्रेटजी। क्या है पावर शेयरिंग? एक स्ट्रेटजी है जहां पर क्या किया था, वेयर द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर गिवन परमानेंट शेयर ऑफ पावर। ठीक है, क्या हुआ, मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हियर यू मस्ट राइट द सोसाइटी, ओके, परमानेंट wherein all the major segments of the society are given permanent share of power। किस लिए?
फॉर व्हाट पर्पस? इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, देश में शासन करने के लिए, देश में सरकार चलाने के लिए जब क्या हो, शक्ति का बंटवारा कर दिया जाए, जितने भी बड़े तबके हैं, मेजर सेगमेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, आई होप यू ऑल हैव गेट इट। नाउ द टर्न्स कम, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? ओके, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? So it is very important for examination point of view. You have to mention it in the notes. This is the star point I have mentioned over here. Okay, forms of power sharing. In examination, the first priority from this chapter is this, the different forms of the power sharing for the examiner. Examiner क्या करता है? सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछने की वो कोशिश करता है। अगर रिसेंट ईयर में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुट अप किया गया है, it is mandatory first of all he will go to this section. ओके, सबसे पहले क्या करेगा? वो इस सेक्शन में पहुंचेगा और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहेगा वो। देन आफ्टर एंड द प्रायोरिटी विल इंटरव्यू लेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने आपको ये बताया कि अब बात आती है पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कई रूप हो सकते हैं पावर शेयरिंग को, आप कई तरीके से कर सकते हैं, और वो किस किस तरीके से, जो अभी तक ज्ञात तरीके हैं, द नोन मेथड्स ऑफ द पावर शेयरिंग आर ओवर हियर। Okay, as per NCERT share among different organs of the government. What is the first form of power sharing? Among different organs of the government. Second, among various levels of the government. Third, among different social groups. And last one is among various political parties. Okay, these are the major forms of power sharing in contemporary democracy. आज के डेमोक्रेसी में, आज के प्रजातंत्र में जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो क्या है? ये चार तरीके हैं जिनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। या तो सरकार के अंगों में, विभिन्न अंगों में क्या किया जाएगा? सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति को बांट दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति को शेयर कर दिया जाएगा। या फिर जो भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, उनमें क्या किया जाएगा? शक्ति को शेयर कर दिया जाएगा, पावर को। एंड बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पावर भी शेयर कर दिया जाता है। तो ये चार तरीके हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज पावर, व्हेन पावर इज बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है, कौन है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फिर उनमें शक्ति को किस तरह से बांटा जाता है और वो क्या करते हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, बात आती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थिंग इज टू नो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। क्लास 8 की सिविक्स में हमने आपको पढ़ाया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्लास 8 के जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, तो वहाँ पर हमने इसकी बात करी थी। क्लास 7th में भी हमने इसको पढ़ा था। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तब भी वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से, जिसको हम 3 पिलर्स भी बोलते हैं। और ये 3 पिलर कौन कौन से होते हैं आपको बताया था हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो देयर आर 3 organs of the government: legislative, executive and judiciary. So you may write over here like this. So should I erase it? I hope you all have written. First of all you need to write these forms of power sharing. Then after we will talk about the first topic. Okay, so note down everyone. Forms of power sharing. You will write there are 4 forms of power sharing in contemporary democracy, and these are: first, among different organs of the government; second, among various levels of the government; third, among the different social groups; and last one is among various political parties. So I hope you all have written. Okay, now come to the next point. Let's see the forms of the government or different organs of the government over here. See, as I have told you earlier that there are
three organs of the government. There are three organs of the government. What are the three organs of the government? As I have told you now, right now. Yes, yes, good, बहुत अच्छे. ये हो गई बात लेजिस्लेटिव की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ओके, एंड जुडिशरी. Okay, so these are the different organs of the government: executive, legislative and judiciary. Is that clear? ये तीन ऑर्गन है. एक ऑर्गन में आपको और भी बता दूं, जो आपको इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना होगा. यू मस्ट नो अबाउट इट. द फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट इट इज? मीडिया. इज दैट क्लियर? चौथा ऑर्गन कौन होता है? मीडिया होती है. बात समझ आ रही है? फोर्थ ऑर्गन मीडिया को कहा जाता है, बिकॉज मीडिया ऑलवेज आल्सो प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन मेकिंग द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इज दैट क्लियर? मीडिया भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है किसी भी देश का शासन सुचारू रूप से चल जाए. देश की व्यवस्था को ठीक से बनाने के लिए आज के डेट में 50% रिस्पॉन्सिबल तो मीडिया है. मीडिया जब चाहे जब कहीं पर मीन्स अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है, अनरेस्ट ला सकती है. मीडिया चाहे हर एक मैटर को सुलझा भी सकती है. मीडिया ने अगर कोई मीन्स अनवांटेड इरियलिस्टिक मटेरियल, इरिलेवेंट मटेरियल प्रिंट कर दिया रिगार्डिंग टू एनी गवर्नमेंट, रिगार्डिंग टू एनी सोशल कम्युनिटी, रिगार्डिंग टू एनी रिलीजन, okay, then what will happen? There will be social unrest. Of course there will arise the social unrest. There will be social riots. Many things will take place on the behalf of media, as we do also. You are using WhatsApp or social networking sites. We spread any type of irrelevant matter, and then it become a burning point for the politics. So this is the concept. Media also plays a crucial role in making the proper administration of the country. Okay, now but the three necessary part that you should know: first, second, and this one third. Okay, executive, legislative and judiciary. So say here, these are the different organs of the government. Executive is the responsible body. The executive is the responsible body which applies the law. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? किसी भी लॉ को अप्लाई करती है. मीन्स द रियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री इज एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव अप्लाइज द लॉ. लेजिस्लेटिव, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रूल मेकिंग. ओके, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द रूल्स और लॉज. एंड द जुडिशरी, द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट द लॉ, and it also decide who have committed the crime or not. किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, वो भी जुडिशरी डिसाइड करती है. एंड इट ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू मेक द पनिशमेंट, टू गिव द पनिशमेंट टू द क्रिमिनल. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? हमने आपको तीन ऑर्गन्स बताए गवर्नमेंट के: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. इन्हीं तीनों को हम सरकार के आधार स्तंभ भी बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? सरकार के बेस पिलर्स बोलते हैं. These are the three pillars of the government, okay, on the behalf of which the government stands and runs. Okay, and it makes the administration, proper administration for the welfare and development of the country as well, and maintaining the peace in the country. देश में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, सभी लोगों का कल्याण करने के लिए जो सरकार के तीन विभिन्न अंग हैं, ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और देश को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं. Is that clear? So these are the different organs of the government. I will give you so much deep explanation that you will never forget these things. You will be very excited, and after listening the lecture, after seeing the lecture, you will be very confident in yourself that you have the knowledge of these things. Okay. So यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये क्या है. ये तीनों है इनके आधार स्तंभ है किसी भी देश का प्रॉपर समुचित रूप से विकास करने के लिए. बात समझ आ गई? इनकी डेफिनेशन लिखिए.
because we have to also prepare the notes. So first of all you will write executive, the responsible body, or you can write in this way, the organ of the government, which is responsible for क्या बताया आपको अभी, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर अप्लाइंग द लॉज, लॉ को अप्लाई करने के लिए। कानून कौन लगाएगा, नियम कौन लगाएगा? एग्जीक्यूटिव लगाएगी। हिंदी में मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द लॉज, अप्लाइंग द लॉज। ओके, इट्स हिंदी मीनिंग इज, वी से इट एज कार्यपालिका। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। बात समझ आई? सेकेंड वन, लेजिस्लेटिव, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट which is responsible for framing rules, is called, what is called? Is called legislature. Is that clear? इनको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। ओके, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग रूल्स इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। लर्न हो गया सभी को? एक बार और देख लीजिए, लर्न हो जाएगा ठीक से। सुन लीजिए, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द लॉ, लॉ को अप्लाई करने के लिए जो भी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? कार्यपालिका बोलते हैं। कार्य का पालन करने वाला, और वो कार्य है क्या? नियम को लगाने का, लॉ को अप्लाई करने का। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव, इसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विधायिका। जो विधायन का काम करे, जो रूल मेकिंग का काम करे, विधायन से विधायिका बना हुआ है, ठीक है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं। क्लियर रहेगा ना? सो विधायन, यहाँ पर बात आ गई विधायिका। तो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लूं। आई वांट टू आस्क यू अ जनरल क्वेश्चन, विच इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया? भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? बताइए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं जनरल नॉलेज के लिए, भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया? भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या बताएंगे? प्रोसीड एवरीवन। ओके, याद कर लीजिए। इनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इनको? हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और सिर्फ पार्लियामेंट कहने से काम नहीं चलेगा, इंडियन पार्लियामेंट बोलिए इनको। सिर्फ इंडियन कहने से काम नहीं चलेगा, द इंडियन पार्लियामेंट बोलिए, भारतीय संसद। ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है, तब आप बोलेंगे द पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर पूछ लिया जाए तो भी पार्लियामेंट। ठीक, इस तरह से द इंडियन पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया। ओके, नाउ द लास्ट वन इज, आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट। लर्न हो गई सभी को बात ना? समझते चलिए, लर्न करते चलिए। हमारा टारगेट है वो चीजें आपको लर्न भी जाए, इसलिए 10 बार बता रहा हूँ उसको। ठीक है, हमारा काम क्या है? आपको लर्न कराना। आप ठीक से वीडियो देखिए, आप उसको पढ़िए, लेक्चर को सुनिए ध्यान से, वर्ड्स को आप सुनिए, सारी चीजें यहीं पर लर्न करेंगे। ओके, सो लेजिस्लेटिव आई हैव टोल्ड यू हियर। ओके, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रूल मेकिंग, फ्रेमिंग द रूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर। Should I erase this? Because there will be invisibility. Okay, so I will erase this. See here. The last one is judiciary
एंड वी से जुडिशरी इन हिंदी एज न्यायपालिका। क्या बोलते हैं इनको हम? न्यायपालिका बोलते हैं हिंदी में, जो न्याय का पालन करे। इनको हम क्या बोलते हैं? द जुडिशरी। क्या कहते हैं इनको हम? जुडिशरी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या काम होगा इनका? पहले समझाया, पहले बताया आपको। दियर वर्क इज टू इंटरप्रेट द लॉ। देयर बॉडी, or you can say the organ of the government which is responsible for राइटिंग ठीक से बना के रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर which is responsible for what? For interpretation of law. Correct spelling is INTERPRE, interpretation of law. Okay, interpretation of law, and also to decide, and also to decide whether anyone has committed 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 the crime or not. ओके, किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, ये सब डिसाइड करने का काम किसका होगा? न्यायालय का होगा, जुडिशरी का होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव गेट इट। व्हेन पावर इज शेयर्ड among the various organs and among the different organs of the government, so judiciary, executive and legislative, their works I have told you. Now the next point that comes over here in the same topic among the different organs of the government is that, now I will erase these things, then I will give you the explanation what I want to tell you here. See, once more I will write these things again. See here, हमने यहाँ पर आपको बताया था सरकार के विभिन्न अंग, और वो विभिन्न अंगों में ये 3 अंग थे। कौन कौन से? हमने आपको लेजिस्लेटिव बताया। ओके, आई हैव टोल्ड यू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और कौन सा बताया? जुडिशरी। ओके, ये 3 अंग हमने आपको सरकार को बताया। The point that is to be mentioned over here, that is to be noted over here, is that first of all, the rule making body is the legislative. Some of the limitations have been imposed over this body, that it will not frame any of the unconstitutional laws. In the other sense, you can say, in other words, there must not be any type of violations of the constitution or the constitutional provision if any of the law is being framed by the legislature. अगर लेजिस्लेचर के द्वारा अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी नियम बनाया जा रहा है, तो उसे यह ध्यान रखना होगा, उसके लिए ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वह कोई भी ऐसे नियम या कानून को ना बनाए जो संविधान के विपरीत हो, जो गैर संवैधानिक हो, जो असंवैधानिक हो। क्या क्या बताया हमने? ये कोई भी ऐसे नियम का निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करता हो, दैट इज गोइंग टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स उसके सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर इज द मस्ट नीड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। ओके, सो द मेन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, this legislature will not frame any such law that is going to violate the constitutional provision.
ओके, इनका काम क्या होगा, ये कोई भी ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा हो। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव इज लिमिटेड to apply only the laws that are being framed by the legislative. Okay? ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव उन्हीं नियमों को अप्लाई करेंगे, उन्हीं नियमों को प्रयोग में लाएंगे जिनको लेजिस्लेटिव ने बना रखा है। ये अपनी मर्जी से किसी भी नियम का या विधि का निर्माण नहीं कर सकते। दे आर नॉट लायबल टू फॉर फ्रेम एनी टाइप ऑफ लॉ विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, एंड द लास्ट वन इज द जुडिशरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. This body is responsible that it keeps an eye or watch on the working of the legislature and the executive as well. सबसे पहले जुडिशरी ये करती है इनके द्वारा बनाए गए सभी नियमों पर। ओके, इन्होंने कोई नियम रूल क्या किया, कोई नियम, इसको इन्होंने फ्रेम कर दिया, इनका काम था, इन्होंने इसको अप्लाई कर दिया अपने तरीके से। इनका काम क्या है, their work is to keep eye over the legislative, keep eye. ओके, क्या करेंगे, अपनी नज़र रखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी विधि का निर्माण संविधान के विपरीत जा। पहले तो ये बता दिया गया, फर्स्टली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ओके, हमने आपको पहले ही बता दिया, पूर्व में ही बता दिया, ये कोई भी ऐसी विधि का, ऐसे नियम का निर्माण नहीं करेंगे। दे विल नॉट फ्रेम एनी सच लॉ दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, that is going to violate the constitutional provisions. But judiciary's work is also have been very clear. Okay, it has been cleared earlier in the constitution that it will keep eye over the legislatives. Okay, and it will take care of that no such law is going to be framed over by the legislative. कोई भी ऐसा नियम बनने नहीं जा रहा है, कोई भी ऐसा नियम नहीं बन रहा है, ये सब इसका ध्यान रखेंगे जुडिशरी। अगर ऐसा बनता है तो it will make what it will do, it will make the provision zero. क्या करेगी ये, उस प्रोविजन को जीरो कर देगी। अगर कभी ऐसा होता है, किसी भी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जो किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो फिर जुडिशरी क्या करती है, उसको जीरो कर देती है, नल कर देती है, उसको वो रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है। बहुत सारे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नल बोल दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है उसको, ठीक है, बेकार कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, इन सभी के पास में इक्वल पावर होती है। रीजन क्या है, इन्होंने रूल्स बनाए, इन्होंने उसी रूल को इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने सब पर आय रखी। सभी के पास में इक्वल पावर होता है। कैसे, जिस नियम को इन्होंने बना दिया उसी नियम को इनको फॉलो करना है और उन्हीं नियमों के अधीन में इनको निर्णय भी देना है। दे हैव टू गिव द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव। जो रूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं उन्हीं के बेस पर इनको निर्णय देना है। बट फिर भी इनको इतनी पावर दी गई है, दे हैव बीन गिवन द पावर दैट दे विल कीप आई ओवर देम, दैट दे आर नॉट गोइंग टू फ्रेम द रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बातें समझ में आ गई होंगी ठीक से। सो दैट दिस फॉर्म ऑफ power sharing of the government is known as the horizontal form of power sharing, because all the organs of the government having same levels, having equal powers to have the eye over one another. अगर ये नियम बनाएंगे, ये नियम को फॉलो करेंगे, ये उसी नियमों के आधार पर निर्णय देंगे, फिर भी ये ध्यान रखेंगे कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ना हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जुडिशरी के जजमेंट जज को अपॉइंट करने के लिए। तो हर कोई एक दूसरे से बधा हुआ है, दे आर ऑल connected and all are limited to one another, so they can't exercise much of the power in comparison of one another. Okay, they have the equal power, so this form of power sharing is known as also the horizontal form of power sharing. इनको हम क्या बोलते हैं, horizontal form of power sharing बोलते हैं, horizontal form of power sharing. ओके, इनको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाई व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इट इज आल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों ऐसा कहा जाता है, तो आप बताएंगे बिकॉज दे आर ऑल आर लिमिटेड टू वन अनदर, दे कांट एक्सरसाइज मच और एक्सेस ऑफ द पावर in comparison of others. Okay, and they also keep eye over one another, and in this way this is the horizontal form of power sharing. Okay, they are at the same level with equal power.
Okay, so you can do it. Now the next thing comes when power is shared among the various levels of the government. Okay, so we will see